कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर पर आते हैं, क्योंकि हम इंटरव्यू के अगले हिस्से और आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं। सवाल आज ये है कि ये देश कहाँ पर खड़ा है, और ऐसे में जब हम देखते हैं कि एक के बाद एक चुनाव आप जीत रहे हैं, वोटर के मन में शंका ना रहे। देखिए, पार्लियामेंट का क्या पर्पस है कि अगर उस पर एक डिबेट हो तो वोटर के मन में शंका ना हो। क्या वो शंका दूर करने में देश की संसद कामयाब रही है? और इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि आपने अनेकों मंत्रालय संभाले हैं, मतलब माइनॉरिटी अफेयर्स, आपने कानून मंत्री के तौर पर हमने आपके अनेकों इंटरव्यूज किए हैं, अनेकों मंत्रालय संभाले हैं। इस संसदीय कार्य मंत्री, संसद चलाना सबसे मुश्किल है क्या? हाँ, मुश्किल तो इसलिए कि आप दूसरे को संभालना पड़ता है, ओपोजिशन को भी संभालना है, और ऐसे नहीं अपने पार्टी में आसान है संभालना। अपने जो हर एक एमपी का अपना अपना स्वभाव होते हैं। हर एक एमपी का एक कंप्लेन होते हैं कि मुझे बोलने नहीं चांस नहीं मिलता है, मुझे यहाँ नहीं बिठाते हैं, कमेटी में नहीं डालता है, विदेश दौरे पे नहीं भेजते हैं, इस कमेटी में उस कमेटी में। तो ये तो रोज का है, रोज। इतना बड़ा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कितना पार्लियामेंट्री कमेटीज होते हैं, तो ये सब मैनेज प्यार से करना पड़ता है। मैं तो कभी कभी एमपी गुस्से से भी आते हैं कि इतना दिन हो गया, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, मुझे उस कमेटी में डालना था, यहाँ डाल दिया, ऐसे करके। तो ये तो सबसे फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर कौन है? मेरे ख्याल से जो निजी तौर पर जो मुझे मिलते हैं ना, सभी ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे पता है कि आप संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर बहुत डिप्लोमेटिकली आज बात करेंगे। मैं किसी तरफ से सवाल नहीं, मैं सही बात बताता हूँ। जैसे कानून मंत्री थे, टेक्निकल थे, तो उसमें कुछ भी बोलने के लिए बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है, क्योंकि आप जुडिशरी को भी डील कर रहे हैं और बाकी कई सेंसिटिव मुद्दे को डील करते हैं। फिर मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो एक्टिविटीज से बड़ा मेरा पूरा कार्यक्रम होते थे। आप मिस करते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हर प्लेयर से आपका रैपो बन गया था। हाँ, अभी भी आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी कभी समय मिले तो मैं मिल लेता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने जो इन्जॉय किया, मैं आपके नज़र में नहीं आते हैं, जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री भी मैंने संभाला है। अर्थ साइंस मंत्री रहते समय आर्कटिक सर्कल में गए, हमारा जो आर्कटिक पोल में जो रिसर्च सेंटर है वहाँ गए। क्या एक्सपीरियंस था लाइफ का, और साइंटिस्ट लोगों से डील करना अलग एक आपका एक्सपीरियंस है। फिर मैं गृह मंत्रालय में 5 साल रहा शुरू में, पहला टर्म में। तो होम मिनिस्ट्री में रहते समय फिर काफ़ी अलग तरीके से हमने काम को देखा, सीखा, और देश के लिए कोई बीओपी देश में नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। 5 साल रहे होम मिनिस्ट्री में। हर मिनिस्ट्री का अपना अपना तरीके होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो सबसे अलग है। जैसे मेरे पास अभी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है, तो मैं सारे समुदाय जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से रोज़ डील करता हूँ। जब हमने वक्फ कानून बदलने के लिए लेके आए थे, तब भी मैंने हजारों मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मिले हैं, और मेरे बात सुनने के बाद कई मुस्लिम लीडर्स सॉफ्ट हो गए हैं। भड़का के रखा था, काफ़ी ठंडा किया है। वक्फ कानून के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गया अभी, उसमें कहाँ पहुंचे हैं? क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, कहीं छूट ना जाए। जब वक्फ कानून पास किया, मैंने सबको बताया कि हम एक पोर्टल, उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। देश में 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी, आप सोचिए 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी परमानेंट अल्लाह के नाम में डेडिकेट कर दिया। हमने कहा कि ट्रांसपेरेंसी हमको चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन करो। पूरे जो अपोजिशन पार्टीज और कई जो रिलीजियस लीडर है, मुसलमानों में कई लोग हैं, पूरा झूठ फैलाया और कहा कि कोई रजिस्ट्रेशन मत करो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया बात कि रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, कानून है देश का, अब सारे लोग पोर्टल पे आ रहे हैं। 5 लाख पार हो गए हैं। कुछ लोग लेट हो गए। मैं आज भी आपके माध्यम से अनाउंस करना चाहता हूं, जो भी टाइम बाउंड 6 महीने में उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए अपने वक्फ प्रॉपर्टी को, हमने ट्राइब्यूनल्स को कहा है कि कानून जो प्रावधान है उसके मुताबिक सबको 6 महीने के लिए और एक्सटेंशन सामूहिक एन ब्लॉक देने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। और कई स्टेट का ये भी हो गया। कई मुस्लिम एमपीज भी आए मेरे पास में। ओवैसी जी आए कि नहीं आए? ओवैसी भी आए,
क्या सब बोला? खुश है, खुश है? ऊपर से टीवी दुखी पर तो लगता है, बहुत अंदर से कम थे। खुश है। अंदर देखिए अंजना जी, सब चाहेगा ना कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो, ये तो आम बात है ना। कोई ये 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी मामूली नहीं है, बिलियंस एंड बिलियन डॉलर का प्रॉपर्टी है। इसका रजिस्ट्रेशन हो, ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी से उसका मेंटेनेंस हो, ये तो सब चाहते हैं। ये तो पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया सबने। मैंने उस समय भी कहा कि गरीब मुसलमानों के लिए, यतीमों के लिए, बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, विधवा, इन लोगों के लिए हम स्कूल, उनके लिए हम दवाई खाना, उनके लिए स्किलिंग ट्रेनिंग सेंटर, आप ओल्ड एज सेंटर, ये सब कई चीज़ हम खोलना चाहते हैं। हम लोग तैयार है, अभी स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। 4 रैपिड फायर सवाल जिसके बाद हम इस इंटरव्यू का अंत करेंगे। सबसे बड़े चैलेंजर आप विपक्ष की तरफ से किसको मानते हैं? अगर बीजेपी के सामने कोई चैलेंजर है, सबसे बड़ा चैलेंजर लीडर? आज तो विपक्ष में ऐसे कोई लीडर नहीं जो चैलेंज दे सकते हैं, सब लोग साथी जैसे ही है। 4 ऑप्शन देती हूँ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी। नहीं, ऐसा किसी का नाम लेंगे तो दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? अल्टीमेट है। अगर मोदी जी के लीडरशिप 40 साल पहले मिले होते तो इंडिया ऑलरेडी विकसित भारत हो चुका होता। संसद यूं ही चलेगी, जो शो का नाम है। संसद ऐसे ही चलना चाहिए क्योंकि हम लोग ठीक चला रहे हैं। किरेन रिजिजू जी, आप आज तक पर आए और आपने एजेंडा आज तक में हर सवाल का जवाब दिया। मुझे लगता है कि उससे लोगों को भी समझ में आएगा कि आपकी क्या सोच है, सरकार की क्या सोच है और कैसे संसद चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद आपका और सबको भी धन्यवाद देता हूँ।